हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कहाँ देख रही हूँ कहाँ नहीं देख रही हूँ मुझे नहीं पता है इतना ज़्यादा कि कहाँ देखना चाहिए कहाँ नहीं। इतनी टेक्निकलिटीज़ मुझे नहीं पता है। अभी अभी नया नया स्टार्ट किया यूट्यूबिंग, वो भी मेरा खुद का आइडिया नहीं था। माई पेरेंट्स एनकरेज्ड मी टू गो ऑन सोशल मीडिया, अदरवाइज इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ मैं। स्पेशली माई मदर, वो ज़्यादा एक्टिव रहती हैं सोशल मीडिया पे। सो ये उनका ही आइडिया है कि मैं यूट्यूबिंग करूँ। आज की मेरी वीडियो है मेडिकल एग्ज़ाम के ऊपर कि मेडिकल एग्ज़ाम जब आप करवाते हैं इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, कैसे होता है, क्या चीज़ें आपको लेके जानी है, क्या आप एक्सपेक्ट करें। चलिए शुरू करते हैं। मेडिकल एग्ज़ाम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। जब आप कैनेडियन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो टूरिस्ट है, वर्क परमिट है, स्टूडेंट है या पीआर ही अप्लाई कर रहे हैं, तो मेडिकल एग्ज़ाम आपको हर जगह हर वीज़ा के लिए करवाना होता है। इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। फर्स्ट थिंग, कैनेडियन गवर्नमेंट बहुत फोकस्ड है पब्लिक हेल्थ के ऊपर कि कोई भी जो नया पर्सन कंट्री में आ रहा है उसकी वजह से पब्लिक हेल्थ को नुकसान ना हो, या अगर उसे कोई डिसीज है तो वो डिसीज स्प्रेड ना हो। इस रीजन से मेडिकल एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। वन मोर थिंग मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ। आपको जब आप कनाडा में रहने लगते हैं एंड इफ़ यू आर एलिजिबल टू गेट हेल्थ कार्ड, तो जब आपका हेल्थ कार्ड बन जाता है, कनाडा में मेडिकल सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, या अगर उनकी कोई कॉस्ट आप पे भी करते हैं तो वो बहुत ही मिनिमम है। सारी लाइबिलिटी कैनेडियन गवर्नमेंट की है। इसलिए भी वो अवॉइड करती है ऐसे पर्सन की एंट्री जो हेल्थ असिस्टेंस, जिसके हेल्थ सर्विसेज अवेल करने के कॉस्ट गवर्नमेंट को ज़्यादा पड़े। तो इस कारण से मेडिकल एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मेडिकल एग्ज़ाम ठीक से नहीं करवा रहे हैं या आपकी मेडिकल रिपोर्ट ठीक नहीं आई है तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हु नीड्स टू गेट मेडिकल डन, किन लोगों को मेडिकल करवाने की ज़रूरत है। वो सभी लोग जो कनाडा में प्लान कर रहे हैं 6 मंथ से ज़्यादा रहने का टाइम, like they are planning to stay in Canada for more than 6 months, all those people needs to get medical done। उन सभी को करवाने की ज़रूरत है। अब उनमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। ऑल दोज पीपल हु आर अप्लाइंग फॉर टूरिस्ट वीज़ा, वर्क परमिट, स्टूडेंट वीज़ा और परमानेंट रेजिडेंसी। अब कौन आपका मेडिकल करता है। आपके फैमिली डॉक्टर नहीं, जनरल फिजिशियन जो बहुत फेमस है आपकी सिटी में वो नहीं, ओनली पैनल फिजिशियंस। पैनल फिजिशियंस कौन है। जो आईआरसीसी ने डिसाइड किया है, अप्रूव किए हैं कि सिर्फ यही फिजिशियन जो है वो मेडिकल कर सकते हैं, ओनली दोज फिजिशियंस। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से फिजिशियंस हैं। तो वो आईआरसीसी की वेबसाइट पे आप अगर जाएंगे, क्लिक करेंगे, मेडिकल सेक्शन में पैनल फिजिशियंस का हाइपर लिंक वहाँ पे अवेलेबल है, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद अपनी कंट्री सेलेक्ट कीजिए, प्लीज सेलेक्ट योर कंट्री। एंड उसके सेलेक्ट करने के बाद, जैसे आप इंडिया सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद मेजर सिटीज के अकॉर्डिंग पैनल फिजिशियंस आ जाते हैं। तो जो भी सिटी, जिस सिटी में आप रह रहे हैं या जो सिटी आपके नज़दीक है, वहाँ पे जो पैनल फिजिशियंस अवेलेबल हैं वहाँ उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने मेडिकल एग्जाम के लिए। ये तो हो गए पैनल फिजिशियन की बात। अब आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए अपने मेडिकल के लिए, या जो आपने अपॉइंटमेंट तो ले ली है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने ले जाने होते हैं। एक तो आपने अपनी गवर्नमेंट आईडी लेके जानी है। प्रेफरेबली आई वुड सजेस्ट कि पासपोर्ट लेके जाएं। पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके वीज़ा के प्रोसेस में सबसे पहले आता है और सबसे लास्ट तक रहता है। लास्ट की स्टेज कौन सी है, जब आप फाइनली कनाडा में एंट्री कर रहे हैं, वो लास्ट की स्टेज है। तो वो हर एक स्टेज में पासपोर्ट आपके साथ रहता है, आपके काम आता है। बट इन केस अगर आप कनाडा में ही हैं ऑलरेडी, Canada's ड्राइवर लाइसेंस इज ऑल्सो वैलिड डॉक्यूमेंट जो आप ले जा सकते हैं। उसके बाद अगर आप आई ग्लासेस यूज करते हैं या कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज करते हैं, वो आपने लेके जाने हैं।
आपने IMM फॉर्म 1017E, ये मेडिकल फॉर्म है जो IRCC ने इशू किया है। एंड जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट कर देते हैं वीज़ा की, आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है, IRCC के पास आपका रैकेट पहुंच गया है, तो वो ही आपको ये फॉर्म सेंड करते हैं। ये फॉर्म भी आपने लेके जाना होता है। लिस्ट ऑफ मेडिकेशंस आपने लेके जानी है। कोई आप दवाइयाँ ले रहे हैं, वो उसका पूरा ब्यौरा आपने पूरी लिस्टिंग करके प्रॉपर वो आपने लेके जानी है कि ये दवाइयाँ हैं, ये इनके नाम है, ये मैं इतने टाइम से ले रहा हूँ, ये आपने लेके जाना है। कोई आपकी मेडिकल हिस्ट्री रही है या आपका कोई ट्रीटमेंट पास्ट में हुआ है या अभी भी चल रहा है, वो उसकी रिपोर्ट आपने लेके जानी है। नहीं लेके जाते हैं, नुकसान आपका है। डॉक्टर्स तो पकड़ ही लेंगे अपनी रिपोर्ट में कि आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है या ये आपको कोई प्रॉब्लम है। अगर आप नहीं भी बताते उन्हें तो भी पता चल जाएगा। उससे क्या होगा, आपके और टेस्ट वो आपको डॉक्टर कह देंगे कि ये और टेस्ट करवाइए आप, फिर आप और टेस्ट करवाएंगे अननेसेसरी, जिसमें आपका ही टाइम वेस्ट होगा। सो इट्स बेटर कि ये सारी चीज़ें आप पहले ही लेके चले जाएं और डॉक्टर के पूछने पे आप उन्हें ये सारी चीज़ें बता दें। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ये इतनी ज़रूरी नहीं है बट लेके जानी है। इसे अवॉइड कैसे कर सकते हैं आप, मेक श्योर कीजिए कि यू कॉल योर पैनल फिजिशियन बिफोर योर अपॉइंटमेंट। अपने अपॉइंटमेंट से पहले उन्हें कॉल करके पूछ लें कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, फोटोग्राफ्स लेके आनी है या नहीं। अगर तो फिजिशियंस ई मेडिकल यूज़ करते हैं फिर तो आपको वो आपको फोटोग्राफ्स के लिए मना कर देंगे, बट अगर वो नहीं करते हैं फिर आपको लेके जानी पड़ेंगी। तो ये थे सारे डॉक्यूमेंट्स जो आप लेके जाते हैं। अब आपके मेडिकल एग्जाम का दिन आ गया है, आपको आपका अपॉइंटमेंट है, आपने अपॉइंटमेंट जो लिया आप जा रहे हैं वहाँ पे। सो आप काफ़ी क्यूरियस हैं, एंग्शियस हैं कि पता नहीं क्या होगा। थोड़े से डरे हुए भी होते हैं हम लोग जब वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। एटलीस्ट मैं तो डरी हुई थी कि पता नहीं कैसे होगा, मेरा रिजल्ट, मेरी रिपोर्ट क्या आएगी एंड उसका क्या इफेक्ट होगा मेरी एप्लीकेशन के ऊपर। सो आप गए हैं, नथिंग टू वरी अबाउट इट, डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या आप एक्सपेक्ट करें। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर आपको राइट अवे नहीं मिलते हैं, डॉक्टर जो है 2-3 स्टेजेस के बाद ही आपको मिलते हैं। सो मेडिकल स्टाफ आपसे आपकी आईडी जो है वो डिमांड करेंगे, गवर्नमेंट इशूड आईडी, आइडेंटिटी प्रूफ आपको वो उनको देना है। उसके बाद फिर वो जो है आपसे डॉक्यूमेंट मांगने के बाद आपकी फ़ोटोग्राफ्स ले सकते हैं, या फिर आपको जो है आपकी फ़ोटो क्लिक करनी है तो उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी फ़ोटो करवा लें। अगर तो कोई डॉक्टर ई मेडिकल यूज़ करते हैं फिर तो आपकी फ़ोटो होगी, अगर वो ई मेडिकल यूज़ नहीं करते हैं फिर नहीं होगी। अच्छा जी, उसके बाद आपका ये आइडेंटिफिकेशन हो गई। उसके बाद आ जाएं जी कि आपके मेडिकल एग्ज़ाम में क्या क्या होता है। तो आपके मेडिकल एग्जाम में आपकी हाइट मेजर करते हैं, वो वेट मेजर करते हैं, आपकी आई साइट विजन चेक करते हैं, आपके एब्डोमेन को फील करके देखते हैं कि वो सही है या नहीं, आपके लिम्स चेक करते हैं प्रॉपरली मूव हो रहे हैं नहीं हो रहे, ठीक है। आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, नोट कर लेते हैं, आपकी हार्ट एंड लंग्स ये चेक करते हैं ठीक है या नहीं, पल्स नोट कर लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो वो चेक करते हैं आपके मेडिकल एग्जाम में। आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, अगर तो उसी क्लिनिक में वो फैसिलिटी अवेलेबल है तो वो वहीं पे हो जाती है, नहीं तो आपको डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ ये कहते हैं कि आप जो भी वो आपको रेफर करते हैं कि इस क्लिनिक में आपने जाके करवाना है, वो आपने वहाँ पे जाके करवाना होता है, ठीक है। ये आपके मेडिकल एग्जाम में ये सारी चीज़ें आपकी चेक होती हैं। कितनी फीस आप पे करते हैं इसमें, तो मैं आपको मेरा बता देती हूँ, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। मैंने मेरे सारा मेडिकल जो हुआ था उसमें अलग अलग जगह मैंने फीस पे की थी, बट इन टोटल मैंने 6600 इन रुपीज़ मैंने ये पे किया था। अगर इसे ही मैं कैनेडियन डॉलर्स में कन्वर्ट कर दूं तो 125 या 126 डॉलर्स इतने बनते हैं। तो इतनी फीस है, अप्रॉक्सीमेटली आगे पीछे हो सकती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती है। ये थी फीस। अब आपका जब मेडिकल हो गया तो उसके बाद क्या होता है, मेडिकल आपका हो गया, आपको डॉक्टर जो है एक आपको डॉक्यूमेंट दे देंगे जो कि प्रूफ होगा कि हाँ जी आपने मेडिकल करवाया था, इस डेट को करवाया था, इन ये डॉक्टर का नाम है, ये क्लिनिक की डिटेल्स हैं।
प्लस आपकी जो रिपोर्ट है वो आपको नहीं देते हैं वो डॉक्टर्स, वो डायरेक्टली IRCC को मेल कर देते हैं। आपके मेडिकल एग्जाम का जो फाइनल डिसीजन है वो पैनल फिजिशियंस नहीं लेते हैं, वो सिर्फ रिपोर्ट सेंड करते हैं। फाइनल डिसीजन जो है वो IRCC के हाथ में वही लेते हैं। ठीक है, आपका मेडिकल एग्जाम हो रहा है, आप कंफर्टेबल नहीं है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, क्या करें? ऑफ कोर्स आप पूछ सकते हैं। आप किसी भी स्टेज में अपना मेडिकल एग्जाम रुकवा सकते हैं, या आपको कोई इंक्वायरी करनी है, कोई क्वेरी है आपके माइंड में, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, तो वो आप अपना मेडिकल एग्जाम स्टॉप करवा के पूछ सकते हैं, आपके पास पूरा राइट है। और डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ आपको बताएंगे कि जो भी वो प्रोसीजर कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। अब आ जाती है चेपर 1 की बात। चेपर 1 होता क्या है? चेपर 1 वो एक पर्सन जो आपके साथ रहते हैं आपके मेडिकल एग्जाम के दौरान। वो चेपर 1 वो पर्सन आपके फैमिली में से कोई मेंबर भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर, या जिस क्लिनिक में आप हैं अपने मेडिकल एग्जाम के लिए, या जिस हॉस्पिटल में हैं, मेडिकल स्टाफ में से भी कोई पर्सन वो हो सकता है। आप किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप फैमिली में से किसी के साथ किसी पर्सन को नहीं लेके गए हैं, अकेले गए हैं। चेपर 1 का राइट है आपके पास। प्लस अगर आप अपने मेडिकल एग्जाम जो आपका हुआ है वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, आप फीडबैक देना चाहते हैं, सो IRCC ने ये भी फैसिलिटी आपको दी हुई है। IRCC की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशंस के सेक्शन में वेब फॉर्म अवेलेबल है, उस पर क्लिक करें, अपना फीडबैक दें और सबमिट कर दें। ये प्रोसीजर है फीडबैक देने का। मेडिकल एग्जाम कब करवाना होता है? मेडिकल एग्जाम आप एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले भी करवा सकते हैं, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद भी करवा सकते हैं। पहले का तो सारा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। आपने एप्लीकेशन ही नहीं स्टार्ट करी, आप पहले मेडिकल करवा रहे हैं, तो उसे अपफ्रंट मेडिकल एग्जाम कहते हैं। अपफ्रंट पहले से जो करवा लिया। उस केस में क्या करना होता है? उस केस में आप डायरेक्टली पैनल फिजिशियन के पास जाते हैं, सिर्फ आपने मेडिकल फॉर्म लेके जाना होता है, और वो मेडिकल फॉर्म जो आप IRCC की वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं। हाँ जी, मेडिकल फॉर्म आपने ही लेके जाना है, डॉक्टर्स नहीं देते आपको, वो लेके जाते हैं। अब आप अपफ्रंट मेडिकल एग्जाम किस केस में करवा रहे हैं? या तो आपने पेरेंट वीजा, सुपर वीजा अप्लाई किया है, उस केस में आप करवाते हैं, या आप ऑलरेडी कनाडा में हैं, उस केस में आप करवा लेते हैं। अब इसकी वैलिडिटी कितनी है? मेडिकल एग्जाम जो आपने करवाया है, जो आपकी रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट की वैलिडिटी होती है 12 मंथ्स की। वैसे IRCC भी इस बात का ध्यान रखती है कि आपका जो मेडिकल एग्जाम की जो रिपोर्ट है वो एक्सपायर ना हो उस टाइम तक, जब तक आप एंट्री नहीं कर रहे हैं। बट फिर भी आपका काम है, मैं फिर से कहूंगी, आपका काम है। IRCC ने तो इंपोर्ट होके आना नहीं, आप इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहे हैं और कनाडा में इंपोर्ट हो रहे हैं, तो ये आपका काम है कि अपनी डॉक्यूमेंट्स का, अपने प्रोसेस का आप ध्यान रखें। ध्यान कैसे भी रख सकते हैं? जब आपकी एप्लीकेशन जनरेट हो गई, आपने स्टार्ट कर दी है, तो नोटिफिकेशंस का वहाँ पे अलर्ट्स का एक वहाँ पे ऑप्शन है, आपके अकाउंट के अंदर होता है। अकाउंट कैसे बनाते हैं उसकी भी मैं वीडियो आपको बना के वीडियो बनाऊंगी, और ताकि आप उसमें देख सकें कि आप अपना अकाउंट बिना किसी एजेंट या कंसल्टेंट की हेल्प के कैसे बना सकते हैं, इंडिपेंडेंटली अपने आप से। मैंने अपनी PR खुद अप्लाई की थी, मैं किसी एजेंट के पास नहीं गई थी, और मैंने अपनी PR खुद ली है, सारा प्रोसेस मैंने खुद किया अपने आप। एनी हाउ, आपने अकाउंट कैसे बनाना है ये मैं आपको बता दूंगी। तो ये सारा प्रोसीजर था मेडिकल एग्जाम का। आप कैसे किसको करवाना होता है, कौन कर सकता है, कितनी फीस आप पे करते हैं, कितनी वैलिडिटी होती है इसकी मेडिकल एग्जाम की। उसके बाद चेपर 1 का राइट आपके पास है। फीडबैक अगर आपने देना है तो कैसे दे सकते हैं। एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि मेडिकल एग्जाम, क्योंकि बहुत लोग इंडिया से बहुत लोग अप्लाई कर रहे हैं वीजा के लिए, तो इतनी आसान नहीं है आपको अपॉइंटमेंट मिलना कि आपने आज फोन किया तो आपको कल की अपॉइंटमेंट मिल गई। बहुत रेयर चांस होता है इसका कि आपको अपॉइंटमेंट जो है एक हफ्ते के अंदर भी मिल जाए, विद इन 1 वीक। यूजुअली जो है आफ्टर 2-3 वीक्स, मतलब 2-3 वीक्स आपका वेटिंग टाइम रहता ही रहता है। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपके जो एप्लीकेशन का जो टाइम है 60 डेज का, वो आपका एक्सपायर ना हो। आपके मेडिकल करवाने के लिए यूजुअली ये 60 डे, अब तक 60 डेज था,
आपकी एप्लीकेशन सबमिट करने का टाइम। बट 2020 तो खैर स्टार्ट ही कोविड-19 से हुआ है, पेंडेमिक से स्टार्ट हुआ है। सो इसमें IRCC ने कुछ न्यू गाइडलाइंस अनाउंस की हैं। वो गाइडलाइंस क्या है? एक तो ये कि आपका जो मेडिकल एग्ज़ाम की वजह से जो आपकी एप्लीकेशन, जिन लोगों की एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में है, जिन्होंने मेडिकल एग्ज़ाम करवाना है, तो पहले मेडिकल एग्ज़ाम करवाने का टाइम था 60 डेज़ का, मतलब आपको 60 डेज़ के अंदर अंदर मेडिकल एग्ज़ाम करवाना है। बट क्योंकि अब कोविड-19 की वजह से मोस्टली मतलब लॉकडाउन है, मोस्टली क्लिनिक्स भी बंद हैं, तो मेक श्योर दैट यू कॉल योर पैनल फिजिशियन बिफोर गोइंग फॉर योर अपॉइंटमेंट, कि वो बंद तो नहीं है या ओपन है, तो व्हाट प्रोसीजर्स यू हैव टू फॉलो अपनी अपॉइंटमेंट पर जाने के लिए। सेकेंड थिंग, IRCC ने 60 डेज़ का जो टाइम था वो एक्सटेंड करके 90 डेज़ कर दिया है। सो ये रिलीफ है आपके पास, 90 डेज़ हैं, तो टेंशन करने की, वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास काफ़ी टाइम है, आप अपना मेडिकल आराम से करवा सकते हैं। फिर भी इन केस अगर आप नहीं करवा पा रहे हैं ड्यू टू सर्टन सिचुएशन ही ऐसी है पेंडेमिक की, नहीं हो पा रहे, आपको लग रहा है कि मैं नहीं करवा पाऊंगा मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन किसी भी कारण से, तो वेब फॉर्म अवेलेबल है अगेन IRCC की वेबसाइट पे। वो वेब फॉर्म आपने फिलअप करना है, फिल करके वो अपनी सिचुएशन बता देनी है, ड्यू टू दिस रीज़न मैं मेडिकल अपना नहीं करवा पा रहा हूँ, नहीं करवा पा रही हूँ इस डेट तक, या मैं इस डेट के बाद करवा सकता हूँ, या मैं इस डेट के बाद ही करवा सकती हूँ। वो आपने वेब फॉर्म फिल करके IRCC को इन्फॉर्म कर देना है। दे जस्ट नीड द इंफॉर्मेशन। IRCC जो है बहुत ही कोऑपरेटिव है एंड कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर कोई कोई वैलिड रीज़न है आपके पास तो वो आपकी बात सुनती है IRCC। तो ये थी फ्रेंड्स सारी नॉलेज मेडिकल एग्ज़ाम के ऊपर। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। कोई आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और अगर आप किसी को जानते हैं अपने फ्रेंड्स में या रिलेटिव्स में जो वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जो किसी कश्मकश में है कि कैसे करें, क्या होता है, हम सबको होती है क्यूरोसिटी कि क्या होता है, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है बेनिफिशियल लगी होगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। इट्स सिमी व्लॉग्स।